अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। चांद की रेस एक मरतबा दोबारा शुरू हो चुकी है, लेकिन इस वक्त सिर्फ सोवियत यूनियन यानी रशिया और अमेरिका इसमें शामिल नहीं है, बल्कि एक और की प्लेयर चाइना भी इसमें आ चुका है। रशिया और चाइना ने पहली मरतबा अनाउंसमेंट की है कि वो 2030 में चांद पर एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, एक कॉलोनी बनाना चाहते हैं जहां पर रुका जाएगा और तजर्बात किए जाएंगे। इसी तरीके से अमेरिका ने भी आर्टेमिस प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। आर्टेमिस प्रोग्राम 2024 में अब पहली मरतबा चांद पर लोगों को भेजेगा। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रियल कंपनीज़ हैं जैसे कि बोइंग और स्पेसएक्स जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स मुसलसल घुमा रही हैं और एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं। आपको वो लो अर्थ सैटेलाइट में ले भी जाएंगे और यहाँ पर टूरिज़्म को भी फ्यूचर में देखा जा रहा है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि चांद पर जाने की एक ख़ास वजह यह भी है कि चांद पर पानी मिल चुका है, लेकिन बहुत सी नेशंस अब भी चांद जाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। आखिर क्यों? उसकी वजह यह है कि जब हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करते हैं तो हमने बहुत से एक्सपेरिमेंट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किए। हमने लो ग्रेविटी में बहुत से एक्सपेरिमेंट किए हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की अब ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हम एक्सपेरिमेंट तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर माइक्रो ग्रेविटी के अंडर ये एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। जबकि जब हम चांद पर जाएंगे तो वहाँ पर ज़मीन से तो कम ग्रेविटी हमें नज़र आएगी, लेकिन फिर भी वो प्लैनेट से मिलती जुलती ग्रेविटी नज़र आएगी जो कि हमें फ्यूचर में मार्स पर नज़र आएगी और प्लैनेट्स पर नज़र आएगी। तो चांद एक बेहतर जगह है जहां पर इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स हम कर सकते हैं। चांद हमारे बहुत ज़्यादा करीब भी है, हम एक हफ्ते में जाकर चांद से वापस आ सकते हैं। चांद को जाने के लिए 3 दिन दरकार हैं। तो अगर हम ज़मीन की एटमॉस्फेयर से निकलें और चांद पर जाएं और बग़ैर रुके वापस आएँ तो हम एक हफ्ते में चांद पर जाकर वापस आ सकते हैं। चांद पर जाने का मकसद एक तो उसे एक्सप्लोर करना है, क्योंकि हम चांद के बारे में अभी भी बहुत कम जानते हैं। क्योंकि चांद पर एटमॉस्फेयर नहीं है, चांद की मैग्नेटिक फील्ड ना होने के बराबर है, इसलिए चांद वो फॉसल है जो कि हमें ज़मीन और हमारे सोलर सिस्टम के माजी के बारे में बता सकता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने एक फॉसल निकाला बर्फ़ से, साइबेरिया से, और वो बिल्कुल महफूज है। तो अब आपको उसकी इंफॉर्मेशन, उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है बनिस्बत एक ऐसा फॉसल जो आप पाकिस्तान से निकालें और उसमें सिर्फ आपको हड्डियों के अलावा कुछ नज़र ना आए। तो बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि चांद पर उतना पानी नहीं है, उतनी एटमॉस्फेयर नहीं है और उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो चांद पर जो पहले के हालात हैं वो एक किस्म के सेव हो चुके हैं और हम जाकर वहाँ पर तहकीक कर सकते हैं। हम चांद पर नई टेक्नोलॉजीज़ का भी टेस्ट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम जो नई टेक्नोलॉजीज़ बना रहे हैं वो चांद पर टेस्ट की जाएं। हम चांद को एक सराय भी बनाना चाहते हैं, एक होटल भी बनाना चाहते हैं कि जब हम फ्यूचर में मार्स पर जाएं तो चांद से पेट्रोल भरवाते हुए जाएं। चांद को हम फ्यूल स्टेशन भी बनाना चाहते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम चांद को आबाद करना चाहते हैं। लेकिन आपका सवाल ये होगा कि अगर हम अब चांद को आबाद करना चाहते हैं तो फिर पहले क्यों नहीं चांद पर ये काम किए गए? तो उसकी एक वजह यह है कि चांद पर हमें पानी मिला है, इस पर मैं आऊँगा। और चांद पर क्योंकि अब हमें पानी मिल चुका है तो अब चांद पर जाना ज़्यादा सीरियस प्रोजेक्ट हमें नज़र आ रहा है। हमने पाकिस्तान की पहली एजुकेशनल 3D गेम बनाई है जो कि आपको और आपके बच्चों को स्पेस में लेकर जाएगी। इस गेम में हम आपको दिखाएंगे चांद का स्ट्रक्चर, चांद की आबो हवा, और जितनी चीज़ें इस गेम में दिखाई जाएंगी वो साइंटिफिकली, साइंसी तौर पर तहकीक के बाद दिखाई जाएंगी। यहां पर आपको चांद का एक म्यूजियम भी दिखाया जाएगा जो कि आपके बच्चों को हैरान कर देगा। हमने ये गेम पाकिस्तान के लिए बनाई है, अपने बच्चों के लिए बनाई है, ताकि आने वाले 20 सालों के बाद हम भी स्पेस टेक्नोलॉजी में एक नाम रखें, पाकिस्तान जिंदाबाद। चांद पर जाने के प्रोजेक्ट में बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। आर्टेमिस प्रोजेक्ट में भी बहुत सी चीज़ें शामिल हैं और उसके साथ रशिया और चाइना के प्रोजेक्ट्स में भी बहुत सी चीज़ें शामिल हैं।
लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता इस सीरीज़ में उन चीज़ों का शुमार करेंगे और देखेंगे कि वो कौन कौन सी छोटी चीज़ें हैं जो कि इन प्रोजेक्ट्स में बनाई जा रही हैं, टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं हम रोवर की तरफ, क्योंकि जब हम मार्स पर जा रहे हैं तो सबसे पहले हमने वहाँ पर अपने रोवर्स भेजे। इसी तरीके से हमें चांद पर अपने रोवर्स भेजने। गूगल ने एक चैलेंज का ऐलान किया आज से कुछ सालों पहले कि वो चांद पर भेजने वाले रोवर में कंपनियों का इंतखाब करना चाहती हैं, और जो कंपनी सबसे अच्छे रोवर्स बनाएंगी उन्हें $20 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। 3 कंपनियों ने तो बहुत सी कंपनियों ने उसमें हिस्सा लिया, लेकिन 3 कंपनियां ऐसी थी जिन्हें गूगल ने सिलेक्ट किया। उसमें एक कंपनी पीटी साइंटिस्ट के नाम से भी जानी जाती है। पीटी साइंटिस्ट ने अपना रोवर दिया, ये जर्मनी की कंपनी है, और इसने अपना रोवर दिया जिसकी 4 जनरेशन्स आ चुके हैं। इसके रोवर को आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जब इसकी 4थी जनरेशन आई तो ऑडी ने इसे टेक ओवर किया, इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी। ऑडी जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, और अब गूगल इसे 2024 में चांद की सतह पर भेजने जा रहा है, और उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के कमर्शियल रॉकेट्स या उनकी फ़्लाइट्स को देखा जा रहा है, इंडियन फ़्लाइट्स को भी देखा जा रहा है। तो मैं आपको इस रोवर की तरफ लेकर चलता हूँ। ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जो कि चांद के एक्सप्लोरेशन के लिए इस्तेमाल होगा। इनिशियली जब इस रोवर को बनाया गया तो इसका साइज़ बहुत छोटा था, जूते के डब्बे के बराबर इसका साइज़ था। लेकिन इस रोवर का काम यह है कि इसने चांद पर जाना है और उसकी सरफेस की हाई डेफिनेशन तस्वीरें और वीडियो बनाकर हमें अरसाल करनी है, जिसके लिए इसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। अब इसका साइज़ तो बहुत छोटा था, इतनी ज़्यादा एनर्जी ये कहाँ से लाता है? तो जाहिर बात है चांद पर एनर्जी का इस वक्त एक ही सोर्स है, और वो है सूरज। सूरज के लिए हमें सोलर पैनल्स चाहिए, और सोलर पैनल्स के लिए इस रोवर का साइज़ हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो अब हमने इस रोवर का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है और इस पर सोलर पैनल्स लगाए हैं ताकि वो वहाँ से डेटा ले, डेटा को कंप्रेस किया जाए, और उस कंप्रेस शुदा डेटे को फिर लोकल एंटीने के ज़रिए ज़मीन पर डायरेक्ट भेजा जाए। बीच में कोई और इंटरमिटेंट एंटीना नहीं आएगा, तो इसलिए इसका साइज़ बड़ा हो गया। इस पर सोलर सिस्टम आ गए और इसमें बैटरीज आ गई। बैटरीज तो पहले भी मौजूद थी, और इसके पीछे आपको एक एंटीना भी नज़र आ रहा है जो कि अब ये ट्रांसमिशंस करेगा। मैं आपको यहाँ पर इस रोवर के मुख्तलिफ वर्जन दिखा रहा हूँ, और आप ये भी देख सकते हैं कि इस रोवर की जो साख्त है वो क्यूरोसिटी से या परसिवरेंस रोवर से काफ़ी मुख्तलिफ है। वहाँ पर आपको 6 व्हील नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको 4 व्हील का रोवर नज़र आएगा। ये रोवर मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय से बनाया गया है। इसका जो वज़न है वो 35 kg है, और इसके साथ इसकी जो स्पीड है वो 3.6 किलोमीटर पर घंटा है। इसमें 4 व्हील्स हैं, इसलिए 4 इलेक्ट्रिक मोटर्स लगी हुई हैं, और उसके साथ हमारे पास सोलर पैनल्स हैं और लिथियम की बैटरीज, आयन बैटरीज भी मौजूद हैं। चांद की मिट्टी ज़मीन की मिट्टी और मरीख की मिट्टी से काफ़ी मुख्तलिफ है। हम चांद की मिट्टी अपोलो मिशंस में ला चुके हैं, इसलिए हमें उसके बारे में पता है। इस मिट्टी का ख़ास नाम है जिसे रेगोलिथ कहा जाता है। इस रोवर को बनाने में और इसकी 3D प्रिंटिंग करते हुए जब हम इसके होलो व्हील्स बना रहे थे तो हमें एहसास था कि चांद की मिट्टी डिफरेंट है, और हमने उस मिट्टी को जब टेस्ट किया तो हमें पता चला कि उसकी एजेस बड़ी शार्प हैं। जब उसकी एजेस शार्प हैं तो जब पहिया उसके ऊपर चलेगा तो वो बहुत जल्दी डैमेज होगा। इसलिए मिनिमम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखे गए हैं, यानी 4 पहिए रखे गए हैं, जो कि हमें पीटी साइंटिस्ट की वेबसाइट से पता चलता है और उनके यूट्यूब चैनल से पता चलता है कि इन्होंने ये सोच कर 4 पहिए रखे हैं कि कम कांटेक्ट आएगा मिट्टी के साथ और हमारे व्हील कम डैमेज होंगे। उसके अलावा व्हील्स की मटेरियल्स पर भी बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, और इनको अंदर से खोखला बनाया गया है ताकि इनका वज़न भी कम से कम हो। मैं आपको ये भी बता दूं कि इन व्हील्स को मुख्तलिफ रेगिस्तानी एनवायरनमेंट में भी टेस्ट किया जाता है ज़मीन पर, ताकि वहाँ पर देखा जाए कि ये रोवर कैसे बिहेव करता है और ये व्हील्स कैसे काम कर रहे होते हैं। चांद पर जाने में जो तेज़ी आई है, मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ, एक तो उसकी वजह यह है कि हमें वहाँ से ऑक्सीजन मिल गई है। तो अब हम वहाँ पर जाकर उसकी मिट्टी में पोशीदा 40% ऑक्सीजन को प्रोसेस कर सकते हैं और उससे ऑक्सीजन स्टेशंस बना सकते हैं जहाँ से हम ऑक्सीजन ले सकेंगे। लेकिन जो सबसे अहम बात है जिसने
जो एक अहम बात है जिसने चांद पर जाने पर अब हमें बहुत ज़्यादा मजबूर किया, वो पानी की अवेलेबिलिटी है। अगर आप चांद की सरफेस को देखें तो उसमें पानी की मिकदार बहुत ही कम है, लेकिन चांद के दूसरे हिस्सों पर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है। जब हम उसके पोलर सिस्टम्स की तरफ आते हैं, अब हम उसके पोलर रीजन्स की तरफ आते हैं, तो वहाँ पर हमें पानी मिलता है। पानी अगर मिल गया तो वहाँ से हमें फ्यूल भी मिल सकता है, क्योंकि हम हाइड्रोजन भी बना सकते हैं और हम ऑक्सीजन भी ले सकते हैं। तो दो फायदे हैं कि हमें फ्यूल भी मिल गया और हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन भी मिल गई। पानी की तलाश के लिए हमने 2009 में LRO ऑर्बिटर को चांद पर भेजा, यानी नासा ने भेजा। आज तक ये ऑर्बिटर चांद के गिर्द 20 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर चक्कर लगा रहा है और इसने हमें हाई डेफिनेशन तस्वीर वहाँ से इरसाल की, जहाँ से हमें पता चला कि इस पर आइस मौजूद है। इसकी सरफेस पर पानी सहारा डेजर्ट के बराबर है, यानी कि ना होने के बराबर है, लेकिन जो पोल्स हैं वो पानी यानी आइस से भरे हुए हैं। तो दो फॉर्म में पानी है, लिक्विड फॉर्म में सरफेस पर बहुत माइनर, लेकिन आइस की फॉर्म में जो पोल्स हैं उसमें आपको नज़र आएगा। इन पोल्स पर सूरज की रोशनी सीधी जाके पड़ती है। तो अगर ये चांद है तो सूरज की रोशनी सीधी जाएगी और इस वजह से ये पोल इन पर धूप बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती, क्योंकि वो हॉरिजेंटली आती है, इस तरीके से सूरज की रोशनी आती है। और इन पोल पर जो क्रेटर हैं, जो कि एस्ट्रॉयड्स आके इन पर लगे थे, तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, उनके अंदर सूरज की रोशनी नहीं जाती और वहाँ पर आपको आइस मिलती है, जो कि -250 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनका टेम्परेचर चला जाता है। ये क्रेटर्स आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बने थे और यहाँ पर वो आइस मौजूद है। उस आइस का इस्तेमाल करते हुए इंसान वहाँ पर रह सकता है। इसलिए जितने भी स्टेशंस बनेंगे, जो मून स्टेशंस होंगे, मून कॉलोनीज़ बनेगी, वो नॉर्थ और साउथ पोल के करीब बनेगी, क्योंकि वहाँ पर पानी मौजूद है और हम ये जानते हैं कि इंसान हमेशा वहाँ पर बसता है जहाँ पर पानी मौजूद होता है। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।